बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, ईद के बाद क्या होगा, यानी आज दूसरा दिन है, कल तीसरा, और उसके बाद जो नेक्स्ट वीक आएगा उसमें बहुत कुछ होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है इस पर भी हम बात करेंगे, और इसके अलावा हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जिस तरह 20% तनख्वाहें बढ़ा दी गई हैं, ये अपने आप में एक हैरानकुन मामला है और हुकूमत का मुनाफिकाना तर्ज अमल है। और इसके अलावा हम इस मौजू पर भी आज बात करेंगे कि आसिफ जरदारी ने जिस तरह मलिक रियाज को कराची तो क्या पूरा सिंध जैसे उसके बाप की मिरास थी और उसको पट्टे पे दे दिया है, और मलिक रियाज की मर्जी है, उसको जो चाहे करता जा रहा है। ना तो उसका कानून कोई रास्ता रोक सकता है, ना ही कोई अदालत उसका रास्ता रोक सकती है, और ना ही उसको रोकने के लिए कोई ऐसी चीज मौजूद है जो उसकी गैर कानूनी इक़दामात के आगे एक दीवार खड़ी कर सके। नाज़रीन, हम आज के व्लॉग में एक खातून है राहिला, जो इल्मुल आदाद या फिर टेरोट की या फिर एक मुख्तलिफ उलूम होते हैं उनकी माहिर हैं। उन्होंने इमरान खान के हवाले से चौंका देने वाले इंकशाफात किए हैं। वो इंकशाफात क्या हैं, हम इस पर भी आज के व्लॉग में तफसील से बात करेंगे। नाज़रीन, अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो आपसे इल्तमास है कि मेहरबानी करके इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप तक बर वक्त हमारे व्लॉग्स पहुंचते रहें। नाज़रीन, ईद का आज दूसरा दिन है, कल तीसरा दिन होगा, और जाहिर है कि जो कमिंग वीक है वो उसके हवाले से कई सवाल मौजूद हैं, और इतने सवाल मौजूद हैं कि उन सवालों के जो जवाब हैं वो खुद को तलाश करने में मसरूफ हैं। यानी सवाल तो खुद लाजवाब हैं ही, लेकिन जो जवाब हैं वो खुद अपने वजूद की तलाश में है। अब उसमें देखना ये है कि नेक्स्ट वीक क्या आता है। जस्टिस जिस तरह मैं बात कर रहे थे चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की, तो उन्होंने जो एक भोंडा मजाक किया है सुप्रीम कोर्ट के साथ या फिर निज़ाम अदल के साथ, ये अपने आप में एक मज़े का खेज मामला है। नाज़रीन, ये कोई पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले आपने देखा होगा कि पंजाब के जो है वो सूबाई असेंबली के इंतखाबात के हवाले से इसी चीफ जस्टिस ने एक 184(3) के तहत अज खुद नोटिस लिया, और उस अज खुद नोटिस लेने को एक मजाक बना दिया। इसी तरह एक जो है वो बेंच बना, फिर वो बेंच टूटता गया, टूट के, और 2 रुकनी पता नहीं 3 रुकनी बेंच पे आके थम गया, और वो फैसला आज भी सुप्रीम कोर्ट का मुंह चढ़ा रहा है, क्योंकि वो फैसला ही अपने आप में मुतनाज़े था। बिल्कुल इस तरह जिस तरह वो बेंच मुतनाज़े था, बेंच का वजूद मुतनाज़े था, इसी तरह चीफ जस्टिस का कंडक्ट मुतनाज़े था। तो ठीक इसी तरह अभी जो है वो जिस तरह मामला आया था सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के हवाले से कि कानून अभी मंजूर ही नहीं हुआ, और कानून अभी जो है वो बिल की सूरत में है, वो कानून नहीं बना था, तो उस पर स्टे दे दिया, और उसके हवाले से भी एक जो है वो एक मुतनाज़े किस्म का बेंच बना, और ये तमाशा लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। और उसके बाद फिर इसी बेंच ने सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से जो है वो एक 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया। इससे पहले जो है वो सियासी लोगों से खुफिया मुलाकात की, और वो जो 2.5 घंटे तवील चलने वाली मुलाकात में जो उसके जो TORs थे वो तय हुए कि ये केस कैसे चलेगा, किस तरह चलेगा, और फैसला क्या सुनाना है। और उसके बाद फिर अचानक से 9 रुकनी बेंच भी बन गया, और उस बेंच में जो है वो आइन पसंद जजेस भी बिठा दिए गए, और ठीक पहली ही समात के दौरान ये बेंच टूट गया। और ये बेंच इस तरह टूटा जिस तरह किसी जो है वो आशिक बेचारे का दिल टूटता है, और वो फिर दिल को जोड़ने की कोशिश करता है, तो फिर जो है वो बेंच टूटता है, और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह भी अलग हो जाते हैं। तो बहरहाल उसके बाद अब फिर बेंच आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो जस्टिस याया आफरीदी का एक नोट सामने आ जाता है
جو عدالت کا یا اس بینچ کے وجود پر کئی سوال کھڑے کر دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو بینچ ہے یہ کیا ہے؟ یہ تماشا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ انصاف کے ساتھ مذاق ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نظام عدل کے ساتھ مذاق ہے، جہاں 55,000 کیسز زیر التوا ہیں، جہاں ججز کوئی کام نہیں کر رہے، جہاں جو ہے وہ سپریم کورٹ کو ایک ہم خیال ججز کا ٹولہ اپنی مرضی سے وہ کیسز چلا رہا ہے جن میں ان کے مفادات ہیں، تو وہاں پر انصاف کس کو مل بھی کیسے سکتا ہے؟ تو اس کے باوجود ایک طرف حکومت کو تڑی لگائی جاتی ہے اور حکومت کے خلاف وہ جو ہے وہ سخت قسم کے ریمارکس پاس کیے جاتے ہیں، تو دوسری طرف پس پردہ حکومت سے مذاکرات کیے جاتے ہیں۔ مختلف رہنماؤں کے کیسز کے حوالے سے ایک ریسٹرینٹ شو کیا جاتا ہے، اور اس کے جواب سے پہلے جو ہے وہ قومی اسمبلی میں اسحاق ڈار، خواجہ آصف اور جو اینڈ کمپنی جو ہے وہ ججوں کو خوب گالیاں دیتے ہیں، اور ان کی مرات، ان کی تنخواہیں، ان کی پینشن اور ایک ایک چیز کو جو ہے وہ اٹھا کے اچھالتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ جی یہ اتنے % یوں کر دیں تو یوں ہو جائے گا۔ لیکن شرم کی بات ہے موجودہ حکومت کے لیے کہ یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ایک طرف تو آپ کا یہ منافقانہ طرز عمل ہے، اس کو آپ سیاست نہیں کہہ سکتے، یہ منافقت ہے۔ یہ موجودہ حکومت جو ابھی 35 دن کی مہمان ہے، یہ اس کی میرے خیال میں منافقت کا ایک انوکھا ریکارڈ ہے کہ ایک طرف تو ججز کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، ایک طرف تو برابر والی جو سفید سنگ مرمر کی بلڈنگ ہے اس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، آئین سے انحراف کر رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ بڑی خاموشی کے ساتھ ان کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیتے ہیں، وہ بھی 20%۔ ان حالات میں جو ججز 16 لاکھ روپے تنخواہ اور پینشن اور مراد دھڑا دھڑ لے رہے ہیں، لوٹ لگی ہوئی ہے، وہاں آپ نے ان کے لیے 20% کے اضافے کا اعلان کر دیا۔ ظاہر ہے بیچارے یتیم ہیں، غریب ہیں، بھوکے ہیں، ننگے ہیں، تو ان کو تو ظاہر ملنا چاہیے، ایک عام سرکاری ملازم کا اس سے کیا لینا دینا۔ تو بہرحال ناظرین، اس سے ہٹ کر اگر ہم بات کریں تو معاملہ ہے عمران خان کے حوالے سے، تو اس پر میں بعد میں آتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت کراچی کی جو زمین ہے اس پر ایک بہت بڑا ڈائنوسار ہے جو اس کو نگلتا جا رہا ہے۔ اس ڈائنوسار کا نام ہے ملک ریاض، اور اس کے ادارے کا نام ہے بحریہ ٹاؤن۔ اور بحریہ ٹاؤن وہ ادارہ ہے جس کو 2018 میں پہلے سپریم کورٹ نے غیر قانونی قرار دیا، پھر 2019 میں اس کو قانونی قرار دے دیا گیا۔ اگر اصولی طور پر دیکھا جائے تو جو اس کو زمین الاٹ کی گئی تھی، جو ایکچول ایم ڈی اے کی طرف سے زمین الاٹ کی گئی تھی، وہ تھی 9,385.185 ایکڑ زمین ٹوٹل تھی، اور اس پر ان کو لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم بنانی تھی غریبوں کے لیے۔ لیکن یہ کون جانتا تھا کہ آصف زرداری اور سندھ حکومت اور ایم ڈی اے اور ان کی ملی بھگت ایک بہت بڑے جو ہے وہ طوفان کو جنم دینے جا رہے ہیں۔ بہرحال جب سپریم کورٹ میں یہ معاملہ تھا تو اس وقت کے ریکارڈ میں بتایا جاتا ہے کہ 16,820 ایکڑ جو اراضی تھی، جس کی سرکاری طور پر جو اس وقت جو مالیت لگائی گئی تھی وہ تھی 460 ارب روپے، اور ملک ریاض کو پابند بنایا گیا تھا کہ وہ 7 سال میں یہ رقم سندھ حکومت کو ادا کریں گے۔ لیکن اس وقت تک اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ تاہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ جو 60 ارب روپے ملک ریاض کو وہاں سے ملے تھے وہ سپریم کورٹ کے اس اکاؤنٹ میں جمع کرا دیے گئے ہیں۔ لیکن اس کے پیچھے کی حقیقت کیا ہے، اب میں آپ کو وہ بتاتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ان کے پاس صرف 16,820 ایکڑ اراضی نہیں ہے، ملک ریاض نے مجموعی طور پر 40,000 ایکڑ سے زائد اراضی پر قبضہ کر لیا ہے، یعنی کراچی کے ضلع ملیر سے شروع ہو کر اب ضلع جام شوروں میں گھس چکا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو شروع میں اس کو ضلع ملیر کی 43 دے میں سے جو ہے وہ یہ زمین الاٹ کی گئی تھی، اور یہ بھی غیر قانونی الاٹمنٹ تھی۔ اس کے حوالے سے جبرن جو ہے وہ ایم ڈی اے کے جو ہے وہ قانون میں
तरमीम की गई। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस वक्त जो अपना बहरिया टाउन की अराजी बताई जा रही है वो जो है वो जिस तरह मैंने बताया कि 16,820 एकड़ अराजी उस वक्त थी, और इस वक्त 93 यानी 93 मुरब्बा किलोमीटर यानी 23,300 एकड़ पर बताया जाता है, लेकिन एक्चुअल जो फिगर है वो 40,000 एकड़ है। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूं कि इस जमीन को हथियाने के लिए पुलिस गर्दी की गई, यानी राव अनवार जैसे गुंडों को इस्तेमाल किया गया। ये पुलिस वाले नहीं है, ये वर्दी में गुंडे होते हैं, ये वर्दी में कब्जा माफिया के सहूलतकार होते हैं, और इनका सहारा लिया और वहाँ के मकामी लोगों के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाए। कुछ लोगों की जानें गईं, सैकड़ों देहात मिटा दिए गए, तारीखी मकामात मिटा दिए गए। अब जो मैं आपको चीज बताने जा रहा हूँ, इस वक्त जहां पर ये घुसे हैं वो है जो है वो जो एरिया है वो है इसका खीरथर नेशनल पार्क। अब अगर खीरथर नेशनल पार्क के हवाले से बात की जाए तो कहा गया है कि खीरथर नेशनल पार्क एंजॉयज अ प्रोटेक्टेड एरिया स्टेटस। सिंध वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस 1972 सेक्शन 15 prohibits clearing or breaking up any land for the cultivation, mining for any other purpose। तो वहां पर नहीं, लेकिन ये इस वक्त मुसलसल तस्वीर चल रही हैं और ये सब आप देख रहे हैं, और इसके बाद आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कुछ हो रहा है ये क्या हो रहा है। तो इस हवाले से जो है वो वहां पर काम करने वाली एक मकामी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके रहनुमा हैं, उनका क्या कहना है जरा आप मुलाजा फरमा लें। अभी हम नेशनल खीरथर पार्क के अंदर सद्दो के एरिया में मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये सदियों पुराना मोर मुरादी कब्रिस्तान है, और इसके सामने ये कंस्ट्रक्शन आप जो देख रहे हैं ये बहरिया टाउन के अंदर, और ये बहरिया टाउन एक्सपेंड करता हुआ यहाँ तक आ गया है। कोई अगर कहता है कि बहरिया टाउन खीरथर नेशनल पार्क के अंदर नहीं है, वो यहाँ आके देख ले। और इसको जो कानूनी तौर पर ज़मीनें मिली हैं 16,800 एकड़ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, अभी वो 50,000 या 40,000 एकड़ से भी ज़ायद इलाके में फैल चुका है। और किस कानून के तहत, क्योंकि ये एरिया कराची के अंदर भी नहीं आता, ये जामशोरों के अंदर आता है। ये नेशनल खीरथर नेशनल पार्क है। यहाँ पे पीछे ये जो जितने भी हैं इन्होंने बोर्ड भी देखे, बोर्ड भी लगे हुए हैं खीरथर नेशनल पार्क के। यहाँ पे उसकी वो भी है, चौकी भी बनी हुई है। तो बहरिया टाउन एक्सपेंड करता हुआ खीरथर नेशनल पार्क को, और ये जो नदी है ये नदी सद्दो नदी है, यहाँ पे अभी पानी भी आपको मिलेगा। तो ये सारा सब कुछ ये तबाह करता हुआ यहाँ तक पहुँचा है। शुक्रिया। नाजरीन, बात सिर्फ यहाँ तक ख़त्म नहीं होती। इस हवाले से वहाँ के एक मकामी फर्द हैं, उनका नाम है चाचा फैज़ मोहम्मद। उन्होंने क्या कहा है ज़रा मुलाज़ा फरमा लें। मैंने मलिक रियाज को बोला है, ज़मीन है माँ, कोई माँ भेजेगा, माँ धरती है। ये मिट्टी मेरे को प्यारा लगता है। ये मलिक रियाज है, ये जालिम है, ये फिरौन का नस्ल है। मैंने बोला फिरौन का। जनाब, तो जो खीरथर नेशनल पार्क की अराजी है उस पे जिस तरीके से कब्जा किया गया है, जिस तरीके से पहाड़ों की कटाई की जा रही है, जिस तरीके से वहाँ जो मकामी यानी जो वहाँ पर जो जानवर अपना रहते हैं उनको बेघर किया जा रहा है, उनके लिए ज़मीन तंग की जा रही है। और ये एक बहुत अहम मकाम है। यहाँ पर बरसाती जो पहाड़ों से बरसाती पानी जब गिरता है तो थदो नदी समेत मुख्तलिफ जो आबी गुजरगाहें हैं वहाँ से गुजरता है, तो एक अजीब ही मंजर पेश किया जाता है होता है। लेकिन इस वक्त आसिफ जरदारी और मलिक रियाज की भूख, हविस, हिर्स ने सब कुछ तबाह करके रख दिया है। सिंध की तारीख को तो खैर तबाह किया ही है, सिंध के वजूद को, सड़कों को, शाहराहों को, गाँव को, देहातों को, शहरों को मूंजो दड़ो बना के रख दिया है। लेकिन यहाँ पर भी इनका मतलब मैं क्या बोलूँ, सब कुछ आपने अपनी आंखों से देखा है, उसके बाद मुझे कुछ भी बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। नाज़रीन, गुज़िश्ता शब मैं देख रहा था बिनिश सलीम शो, तो बिनिश सलीम के साथ उनकी एक मेहमान थी जिनका नाम था राहिला, जो मेरे हिसाब से शायद इल्मुल आदात की वो माहिर थी।
एक्सपर्ट थी, तो उनसे जो है वो बिनिश सलीम शो के दौरान बिनिश सलीम ने इमरान खान के हवाले से इंतहाई अहम सवालात किए। तो उस पर जो है वो राहिला का कहना था कि जुलाई 17 तक ये खतरनाक तरीन तारीखें हैं, ये खतरनाक तरीन तारीखें इमरान खान के लिए, खतरनाक तरीन मामला है जो है वो पाकिस्तान के लिए, और ख़तरनाक तरीन ये दिन होंगे इमरान खान की जो रिलेशनशिप है उसके हवाले से। और इस दौरान इमरान खान शदीद दबाव का शिकार रहेंगे, और यूँ समझ लें कि इमरान खान को इस दौरान यानी इस 17 तारीख तक बिल्कुल दीवार से लगा दिया जाएगा और पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम से इसको हटा के ज़ीरो कर दिया जाएगा, यानी बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा। और उन्होंने एक चीज़ और भी बताई कि डेथ सीन, यानी किसी की डेथ भी हो सकती है। अब वो डेथ किसकी हो सकती है वो उन्होंने क्लियर नहीं बताया, लेकिन फिर उन्होंने इस चीज़ को घुमाया कि नहीं, वो फिजिकल भी हो सकती है, वो मेंटल भी हो सकती है, वो इमोशनली भी हो सकती है, वो किसी भी लिहाज से हो सकती है। तो बहरहाल उन्होंने ये भी बताया कि इमरान खान पर कातलाना हमला भी हो सकता है। और उन्होंने एक चीज़ बड़े दावे से कही, उन्होंने कहा कि इमरान खान को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता या वो गिरफ्तार होते दिखाई नहीं दे रहे। इसमें तो फैक्ट है कि इस वक्त तक बड़े बड़े तुरम खान, पहलवान, इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत, राना सनाउल्लाह सब ने हर मुमकिन कोशिश करके देख ली, लेकिन इमरान खान के करीब जाके फिर निकल जाते हैं। उसकी वजह क्या है वो भी उन्होंने बताई है, और वो वजह मेरे लिए हैरानकुन है। उन्होंने कहा कि आम इंसान की जो हथेली होती है उसमें 2 जो है वो राजयोग लिखे होते हैं, लेकिन इमरान खान के हाथ में 6 राजयोग लिखे हुए हैं। तो ये इसको हर तरफ से इसका लक सपोर्ट करता है, और हर तरफ से जो मुसीबत आती है उसको उसका लक जो है वो हटा देता है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मुमकिन है कि 17 तारीख तक इमरान खान के इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात इस्तवार हो जाएं और इस्टेब्लिशमेंट के साथ उसकी वन-ऑन-वन मुलाकात हो जाए, और बहुत सारे उमूर पर तबादला ख्याल करके और उनको फाइनलाइज किया जा सकता है या मामलात को बेहतर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान 17 तारीख को क्रॉस कर जाते हैं तो फिर वो पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में वापस भी आ सकते हैं। ये उन्होंने पूरे वसूख से कहा। जाहिर है कि इल्म है, अल्लाह ने इंसान को इल्म अता किया है और बेहिसाब अता किया है, अब वो हम पे है कि हम कितना इल्म हासिल करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी वो मेन स्ट्रीम में शामिल हो जाएंगे। उन्होंने एक और चीज़ भी कही कि इमरान खान किसी सूरत में बाहर जाते हुए नज़र नहीं आ रहे, और उन्होंने ये भी कहा कि बाकायदा जो दिन आ रहे हैं 17 तारीख के करीब करीब, या तो इन दिनों में इमरान खान ज़ीरो हो चुका होगा या फिर इमरान खान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ मुज़ाकरात कर रहा होगा, और मुज़ाकरात का या डायलॉग का भी प्रोसीजर है वो शुरू हो सकता है। तो बहरहाल नाज़रीन, ये जो तमाम चीज़ें हैं हमारे लिए तो हैरानकुन है। हम जो कुछ देख रहे हैं पॉलिटिकली या ऑन ग्राउंड देख रहे हैं कि इमरान खान की गिरफ्तारी, अलकादिर ट्रस्ट केस, तोशाखाना केस, लेकिन अगर हम इसको फिर दूसरे जाविये से देखें तो भी हैरत लगती है, क्योंकि अलकादिर ट्रस्ट केस हो या तोशाखाना केस हो या जितने भी केसेस हैं, इस वक्त तक हुकूमत को सवाए नाकामी के, सवाए शर्मिंदगी के, सवाए निदामत के और कुछ हाथ नहीं लगा। यहाँ तक कि 9 मई हो गया और 9 मई ने इमरान खान के वजूद को तो हिला के रख दिया, लेकिन इस वक्त इमरान खान से ज़्यादा खुद हुकूमत परेशान है, और हुकूमत से ज़्यादा फिर खुद इस्टेब्लिशमेंट परेशान है, खुद इस्टेब्लिशमेंट दबाव का शिकार है। लेकिन जवाब किसी के पास ना है ना मुझे और नज़र आ रहा है, क्योंकि मैं इस हुकूमत को भले अब आज इन्होंने ये पता चला है कि IMF के साथ जो स्टाफ लेवल मुआहदे की तरफ बढ़ रहे हैं और $3 अरब इनको मिलेंगे, तो ये जिसको बहुत बड़ी कामयाबी कह रहे हैं, बड़ी कामयाबी तब होती जब कहा जाता IMF गुड बाय, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सका। अब उसकी बुनियादी वजह इमरान खान भी है, क्योंकि इमरान खान के जो मामला थे वो शब्बर ज़ैदी ने खोल के उसको जो है वो सबके सामने ला के रख दिया है। अब इमरान ये जो भी चीज़ें हैं
وہ عمران کے اکاؤنٹ میں جا رہی ہیں. اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. تو بہرحال آصف زرداری سے التجا ہے کہ آپ جو کچھ کرنا ہے وہ کریں. آپ کا پیٹ تو ویسے بھی نہیں بھرنا, آپ کی بھوک نہیں مٹنی. دولت کی بھوک بڑی بھیانک بھوک ہوتی ہے, لیکن خدا کے واسطے جو کھیرتھر نیشنل پارک ہے اس کو چھوڑ دیں. وہاں پر جو جنگلی حیات ہے, انسانوں کے لیے تو آپ نے ویسے زمین تنگ کی ہوئی ہے, کم سے کم بے زبانوں کے ساتھ تھوڑا سا رحم کریں. تو اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.